Welcome students. Welcome to Science Mantra Tutorials. Students, साइंस मंत्रा ट्यूटोरियल्स साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां पर आप लेक्चर वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आपके पास जो भी डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के क्वेश्चन करिए, वहां से क्वेश्चन देख के मैं आपको आंसर भी कर दूंगी। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। Welcome students on Science Mantra Tutorials. In today's class, we are going to discuss Class 12th Biology Unit 6, Chapter 1. In this 6th unit, there are 4 to 5 chapters. First one is reproduction. Second one is reproduction in plants. Sexual reproduction in plants, human reproduction and reproductive health. There are 4 chapters in the 6th unit of reproduction. First, reproduction in organism. This is the introductory chapter. Then sexual reproduction in flowering plant, human reproduction, it will also sexual reproduction and reproductive health. तो सबसे पहले चैप्टर ले लेते हैं हम reproduction in plants. First, we have to understand what is reproduction. ठीक है, start with the chapter outline. First, we are going to discuss on reproduction, then lifespan, type of reproduction, reproduction in flowering plants, sexual reproduction events, pre-fertilization events, gametogenesis, sexuality in organisms, gamete transfer, fertilization, type of fertilization, post-fertilization, embryogenesis, development of zygote, and in the last chapter, summary. We will discuss all these things. फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को समझने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produces its new offspring. It is an essential life process responsible for the continued existence and survival of the species. Apart from this, reproduction is also important for the maintenance of sustainable ecosystem. Thus, it is clear that the life to continue reproduction is vital. Every organism has a specific average lifespan. The lifespan may range from 1 day to few days to thousands of years. ठीक है, अब चीज़ों को एलैबोरेट करते हैं और आगे समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमको अपनी स्पीशीज़ में कंटिन्यूटी बनाए रखना है। सो reproduction is fundamental feature of living organism which involves the transmission of genetic material from one generation to next, ensure that survival of species over long period of time. ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना से हम क्या कर सकते हैं या क्यों ज़रूरी है। ये जो है ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमको अब जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी है, उसको बरकरार रखना है। इसके लिए हमको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए यंग वंस की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है एडल्ट्स की, क्योंकि जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ के बाद हम एडल्ट होते हैं,
उसके बाद फिर एजिंग का पीरियड आता है और एजिंग के बाद डेथ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन वहाँ नहीं होगा, न्यू इंडिविजुअल नहीं डेवलप होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा, हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? और इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू रखना है ना। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो लाइफ पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। देन और क्यों हो सकता है रिप्रोडक्शन की ज़रूरत? तो वेरिएशंस के लिए। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो वेरिएशंस भी नहीं आएंगे स्पीशीज़ में, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन होता है, और वहाँ पर से क्या होता है कि स्पीशीज़ में वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस मतलब कि क्या है, कभी कभी देखा होगा आपने, किसी की आइज़ ब्लैक है, किसी की ब्लू है, किसी की ब्राउन है, तो ये क्या है? ये एक तरीके का वेरिएशन है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हो सकते हैं? क्या ऐसा देख करके हम बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो रेप्लिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज़ ऑफ डीएनए के कार्बन कॉपीज़ बनते हैं। जो डीएनए का सीक्वेंस है हमारे पेरेंट्स का, वैसा ही कुछ सीक्वेंस हमारे डीएनए का भी होता है। तो विद द रिप्रोडक्शन कार्बन कॉपीज़ आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कार्बन कॉपीज़ बनते हैं हम, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सेल्स, रिप्रोडक्शन का एक फीचर ये भी है कि सेल्स क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। और क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनएज, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, ठीक है भाई। जब हमारे सेल्स डिवाइड करेंगे, अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, तो उस ड्यूरेशन में डिवीज़न्स होंगे, मियोसिस माइटोसिस डिवीज़न्स होंगे, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा? प्रोटीन के सिंथेसिस होगी, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, आरएनए डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? रिप्रोडक्शन का, ठीक है। डिवीज़न ऑफ सेल होगा, ठीक है। फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब यहाँ पर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब फिर वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिप्रोडक्शन। यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की क्या नीड है, किस वजह से ज़रूरी है हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या है? हमारा डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई का एग्जाम्पल ले लिया है कि एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो क्या कर रही है? लीफ पे अपने एग्स को ले करेगी, फिर यहाँ से हैचिंग होंगी, हैचिंग के बाद क्या होगा? फिर से कैटरपिलर का फॉर्म बनेगा, डेवलप हो जाएगा, और फिर वहाँ से एक एडल्ट बटरफ्लाई डेवलप हो जाएगी। तो ये एक यहाँ से ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। इसके थ्रू अब ये होता रहेगा। इससे क्या होगा कि ये जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, इसकी लाइफ जो है, लाइफ में इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। आपको आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक आप बटरफ्लाई को देख सकते हैं। उसके आगे भी आप बटरफ्लाई को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब नहीं देख सकते हैं? आफ्टर हिज स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप नहीं देख सकते। उस जैसे ऑर्गेनिजम्स को तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप नहीं देख सकते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ।
बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन. द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. Life span of an organism may be few minutes to several or thousands of years. ठीक है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो 1 डे का हो सकता है. जैसे मे फ्लाई की का जो लाइफ स्पैन है ये 1 डे का होता है. और बनियान ट्री आप जान रहे हैं बहुत 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 थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट बनाया है, टेबल बनाया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन. ठीक है, फ्रूट फ्लाई और मे फ्लाई क्या है 1 डे, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, wheat plant 6 months, crow 15 years, dog 25 years, banana tree 25 years, crocodile 60 years, human beings 100 years, parrot 140 years, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 years. तो दिस इज़ द लाइफ स्पैन. ये डिफरेंट लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स के, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, सबका अपना अलग अलग लाइफ स्पैन है. अब इस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी. अब डेथ हो जाने के बाद अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू कैसे होगा, कैसे कंटिन्यूटी उसकी होगी. तो क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, लाइफ के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं. जब हम लाइफ स्पैन पढ़ते हैं तो लाइफ स्पैन में बर्थ टू हम पढ़ते हैं डेथ. तो बर्थ से डेथ तक के पीरियड में क्या क्या हमारे फेजेस हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला फेज़ जो है हमारा ये क्या है, जुवेनाइल फेज़, देन रिप्रोडक्टिव फेज़ और मैच्योरिटी फेज़, एजिंग एंड साइनेसेंस एंड डेथ. ठीक है, सबसे पहला क्या है कि ये जो फेज़ है, इस फेज़ में हमारा रिप्रोडक्टिव जो एज है, रिप्रोडक्टिव एज से पहले का जो फेज़ है वो है हमारा जुवेनाइल फेज़. और इस फेज़ के बाद, इस फेज़ को क्रॉस करने के बाद हम जो है पहुंचते हैं कहाँ पर, पहुंचते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज़ पर. या हम ये भी कह सकते हैं जुवेनाइल फेज़ इज़ अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल. सबसे अर्ली फेज़ जो है हमारे लाइफ साइकिल की वो क्या है, जुवेनाइल फेज़. और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, इट इज़ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ. ये जो जुवेनाइल फेज़ है हमारा, यहाँ पर जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं क्या हो, किसके, जुवेनाइल फेज़ के. देन रिप्रोडक्टिव फेज़ और मैच्योरिटी फेज़. तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज़ इज़ द मिडिल फेज़ ऑफ द लाइफ साइकिल. ठीक है, जुवेनाइल फेज़ में जो जो भी हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने हैं, ठीक है, हम जब बर्थ हमारी होती है तो हम अपने हम अपना कोई वर्क खुद से नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ हम बॉडी में मूवमेंट करते हैं और बहुत तेज़ लाइट अगर हमको दिखी तो हम उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेंगे, या बहुत साउंड अगर दिखता है तो बच्चा उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है. बट और भी किसी तरीके का कुछ चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं. धीरे धीरे डेवलपमेंटल फेज आता है, डेवलपमेंटल फेज, चाइल्डहुड फेज़ आएगा, फिर एडल्ट फेज़ आएगा. ठीक है, तो ये सारे फेजेस जो हैं उस जुवेनाइल फेज़ में हम उसको कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब जुवेनाइल फेज़ तक आने के बाद, उसके बाद उस फेज़ को क्रॉस करने के बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ आएगा. और ये रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या है, मिडिल फेज़ है लाइफ साइकिल का. ठीक है, यहाँ पर या तो ग्रोथ
एब्सेंट होगा, नहीं होगा। ये अगर है, अगर दिखता है तो बहुत स्लो होगा, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव फेज तक आते आते कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या करता है, अपना एक स्पेसिफिक और परमानेंट शेप एंड साइज को अटेन कर लेता है, ठीक है। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज तक आते आते जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स क्या है कि 14-15 ईयर्स जो है वो वहाँ से उनकी बॉडी क्या है, प्रिपेयर हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ तक आने के बाद उनकी बॉडी क्या करती है, एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ को अटेन कर लेती है। बॉयज़ जो हैं वो 16-17 ईयर्स तक आते आते वो भी रिप्रोडक्टिव फेज़ में पहुँच चुके होते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वो भी एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ को क्या करते हैं, अटेंड कर लेते हैं। प्लांट्स को अगर देखें तो प्लांट्स भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आने के बाद उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट बंद हो जाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्रंक एरिया में डेवलपमेंट होगा, रूट एरिया में डेवलपमेंट होगा और अदर डेवलपमेंट होगा, बट क्या नहीं होगा कि रेपिडली जो उनकी लेंथ और साइज़ बढ़ रही है वो अब नहीं बढ़ेगी। तो वो एक स्पेसिफिक साइज़ और स्पेसिफिक शेप को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एज में हो जाती है कि यहाँ पर क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस लाइफ पीरियड सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो हम सेक्स ऑर्गन्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर बेसिकली अगर देखें तो हमारा 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्दर और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ डिफरेंसेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए मीन्स एब्सेंट, सेक्स मीन्स सेक्स ऑर्गन्स। तो जहाँ पर बेसिक सेक्स ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट हैं वो क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्या है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप्ड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, ठीक है, यूनिपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है। और क्या होता है, किस में हो सकता है, तो बेसिकली जो भी लोअर कॉर्डेट्स हैं, सम इनवर्टिब्रेट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फ्यू मल्टी सेल्ड, तो उसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है चीज़ हमारी, ड्यूरिंग द asexual reproduction gametes are not formed। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, asexual रिप्रोडक्शन जब होगा तो उस वक्त गैमेट्स नहीं बन सकते, नहीं बनते हैं, ठीक है। और क्या कैरेक्टर हो सकता है, सोमेटिक सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इस रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के सोमेटिक सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड सोमेटिक। तो यहाँ पर जो है सोमेटिक सेल जो है वो क्या करेगा, इन्वॉल्व होता है। नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट डेवलप, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन डज नॉट ऑकर। जो डिवीज़न है, डिवीज़न 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस माइटोसिस। तो यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो नहीं होता, ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न ऑकर्स, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीज़न ही यहाँ पर होता है, और मियोसिस सेल डिवीज़न क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर
ओरिजिनल पेरेंट्स डिसअपेयर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि जो ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फिर द प्रोजेनी एंड द पेरेंट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, अगर हाइड्रा देखें तो हाइड्रा जैसा उसका पेरेंट हाइड्रा रहा होगा तो उसका जो न्यू हाइड्री है, बेबी हाइड्रा, वो भी कैसा होगा? जस्ट हाइड्रा के जैसा ही होगा। अगर अमीबा को देखें तो जो डॉटर अमीबीज हैं, डॉटर अमीबीज जस्ट वैसे ही होंगी जैसे कि अमीबा है। तो क्या है कि दे आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा? अपने पेरेंट का जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल, जैसा उसका पेरेंट वैसा ही सेम उसके डॉटर्स भी होंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं हैं। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी रैपिड एंड टेक्स लेस टाइम। जो मल्टीप्लिकेशन है, एक से ज़्यादा आइडेंटिकल कॉपीज़ का फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी से इस रिप्रोडक्शन में होता है। नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। ठीक है, किसी भी तरीके का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो 1 to many भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे स्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये क्या है? ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? ऑलमोस्ट क्या है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, एलिमेंट्स एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, ये सब जगह हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्पेसिफिक सेक्स मेल एंड फीमेल जो है, या तो अगर प्लांट में है तो प्लांट्स मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, अगर एनिमल्स में तो एनिमल्स के मेल एंड फीमेल अलग अलग एनिमल्स पे होंगे और उनके अपने स्पेसिफिक पूरी तरह से डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इट इज़ यूजुअली बाई पेरेंटल। ठीक है, 2 पेरेंट्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व दिस रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर है दैट गैमेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कई बार तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन फर्दर वो फर्टिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर जर्म सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब मैंने बताया था पहले ही कि सोमेटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स में डिवाइड होती है पूरी सेल जो है इसमें हमारे बॉडी पार्ट में या प्लांट्स में या किसी में भी। तो जो जर्म सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। देन प्रेजेंस ऑफ फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ठीक है, फुली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। प्लांट है तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइलोशियम, ये पूरे पार्ट्स उसके डेवलप्ड होंगे। अगर फीमेल है तो फीमेल के जो भी ह्यूमंस में अगर देंगे तो फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पे इन्वॉल्व होने हैं तो वो सारे फुल्ली डेवलप्ड होंगे। मेल है तो मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो वो सारे फुल्ली डेवलप्ड होंगे। ठीक है, देन in this reproduction meiosis and mitosis both the reproductions are occurs, both are important। ठीक है, दोनों ही सेल डिविजन्स यहाँ पर होते हैं, दोनों ही सेल डिवीजन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ cell divisions occurs, rather it's meiosis or mitosis, so this is also a very important characteristics। तो यहाँ पर आपको इससे बहुत समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये बेसिक फ़र्क होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो बेसिक ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, वो ओरिजिनल पेरेंट्स क्या होते हैं, आफ्टर द रिप्रोडक्शन वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिक पेरेंट्स होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, दे रिमेन्स सेम, वो ऐसे ही बने रहते हैं। अगर आफ्टर रिप्रोडक्शन कुछ, अगर पेरेंट्स के ख़त्म होने की बात होती तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन के बाद तो ख़त्म हो जाते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन अब क्या है, प्रोजेनिस विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, वो क्या है, पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे उनके पेरेंट्स हैं वो पूरी तरीके से उन जैसे ही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट सो रैपिड एंड टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइम लगता है। ह्यूमंस बींग्स में क्या हम 9 मंथ्स हमको लगता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, बहुत रिपीडली नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में वो क्या है, थोड़ा स्लो है, ठीक है। देन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन द पॉपुलेशन। अब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आपको दिखाई देता है, जैसे कि पहले एप्स थे, बंदर वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और फिर हम डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स में कन्वर्ट हुए और फिर आगे भी धीरे धीरे कुछ न कुछ हम में चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप कि आपको ये पूरा डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एनिमल्स की बात करें और अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टेबुलर फॉर्म में जाएंगे तो जो हमारा मोनेरा है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें पूरे में हमारा क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। फर्दर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो जितने भी कुछ यूकैरियोट्स को छोड़ करके जितने भी ज़्यादातर यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन का इतना प्रोसेस तो आपको डिफरेंस और क्या चीज़ है रिप्रोडक्शन, क्या रिक्वायरमेंट है रिप्रोडक्शन का, तो ये सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम ले लेते हैं टाइप्स रिप्रोडक्शन के, और उसमें भी किसके टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फिजन इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction, fragmentation is a kind of asexual reproduction, regeneration is a kind of asexual reproduction, budding is also considered as asexual reproduction, vegetative propagation is also a part of asexual reproduction, binary fission further can divide in two parts, fission can divide further in two parts like binary fission and multiple fission. Then budding can divide in two parts, external and internal. तो अब इसको हम एक एक पॉइंट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फिजन से, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों को अब हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं फिजन की, कि फिजन क्या है, व्हाट इज फिजन। So fission is a mode of asexual reproduction in which body or mature individual divides into two or more similar and equal sized daughters. ठीक है, क्या है, it is a mode of asexual reproduction in which mature individual divides into two or more, not only two or more similar and equal size. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिमिलर एंड इक्वल साइज, ठीक है।
डॉटर्स, जो भी डॉटर्स होंगे फिजन के से जो बने होंगे वो सिमिलर होंगे और इक्वल साइज होंगे, ठीक है। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस, सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन फिजन, ठीक है। जो कुछ प्रोटिस्ट हैं, जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, तो इनमें क्या होता है कि इस तरीके का फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं देर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन ऑल्सो। फिजन के टाइप्स देख लें, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो पहली बात हम देख लें कि बाइनरी फिजन क्या है। तो बाइनरी फिजन इज डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोड हम देखें कि इन द डिवीज़न पीरियड क्या हो रहा है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी और वो भी उसकी बॉडी पार्ट भी, ठीक है। तो हम इसमें कहेंगे क्या, इट्स अ काइंड ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है अमीबा का। यहाँ पे अमीबा जब डिवाइड हो रहा है तो 2 इक्वल डॉटर अमीबीज का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 इक्वल डॉटर अमीबीज का, ठीक है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले हमारा ये अमीबा है, पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा के न्यूक्लियस में इलोंगेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इलोंगेशन के बाद ये क्या होता है, ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। देन न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ठीक है। पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद फिर यहाँ डिवीज़न से 2 डॉटर अमीबीज का फॉर्मेशन हुआ। 2 डॉटर अमीबीज फॉर्म हुए हैं। दे आर टोटली आइडेंटिकल टू पेरेंट अमीबा। ये दोनों देखिए आइडेंटिकल हैं पेरेंट अमीबा के, ठीक है। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन की बात करें। मल्टीपल फिजन क्या है, तो मल्टीपल फिजन, अ नंबर ऑफ डॉटर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारी डॉटर्स जब प्रोड्यूस हो जाएं तो ये क्या है, इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। द न्यूक्लियस ऑफ अ पेरेंट डिवाइड्स rapidly to form a number of daughter nuclei. Cytoplasm cleaves in such a way that a small amount of cytoplasm gathers around each nucleus. This divides the parent cell into a number of teeny but similar daughter cells. ठीक है, तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में क्या, किस तरीके का मल्टीपल फिजन के थ्रू एसेक्सुअल डिवीज़न होता है, ठीक है, किसमें, प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेल है, सेल में का जो न्यूक्लियस है वो रेपिडली डिवाइड करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये जो साइटोप्लाज्म है, हर न्यूक्लियस के अराउंड में साइटोप्लाज्म भी अराउंड होता रहेगा, ठीक है। और फिर नंबर्स तो बढ़ेंगे लेकिन ये क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वॉल ब्रेस्ट होगा और यहाँ से ढेर सारे जो डॉटर न्यूक्लियाइज हैं ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ रेयर केसेस में अमीबा में भी क्या होता है, मल्टीपल फिजन देख सकते हैं। मोनोसिस्टिस में भी हम क्या देख सकते हैं, मल्टीपल फिजन को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फिजन। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब कि पार्ट्स में टूटना, फ्रेगमेंटेशन का यही मतलब होगा, पार्ट्स में टूटना। तो फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस है, और या फ्रेगमेंटेशन ये कहिए कि ब्रेक होना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना,
ठीक है. सो इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट इनटू 2 और मोर पीसेस, ईच ऑफ विच बिहेव्स एज इंडिपेंडेंट प्लांट. ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में बॉडी टूट जाएगा और हर उस पार्ट से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में क्या हो जा रहा है कि इसके जो बॉडी पार्ट जो सेप्टा से ये क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है. ठीक है, और ये स्पायरोगायरा है क्या, एल्गी. ठीक है, तो ये एल्गी में जब एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स जो है वो सेप्टेड है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो चुका है. तो यहाँ से ये जो है ये सेप्टा का जो रीज़न है यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और जहाँ जहाँ से जो भी पार्ट टूटता है वो एक अपना अलग इंडिविजुअल या अपना अलग स्पायरोगायरा फॉर्म कर लेता है, एक अलग ऑर्गेनिज्म. अगर 3 पार्ट्स में टूटा तो एक स्पायरोगायरा, एक पैरेंट स्पायरोगायरा 3 फ्रेगमेंट्स में अगर डिवाइड होता है तो 3 स्पायरोगायरा का डेवलपमेंट वहाँ से हो जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट इनटू 2 और मोर पीसेस. ठीक है, 2 पीसेस में भी टूट सकता है और ज़्यादा पीसेस में भी टूट सकता है. और ये फ्रेगमेंटेशन मार्केंशिया में भी होता है, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है मार्केंशिया, उसमें भी हो सकता है, रिक्शिया में भी होता है. तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इन सब में क्या हो जाता है कि रिप्रोडक्शन होता है, स्पायरोगायरा, मार्केंशिया, रिक्शिया एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम रीजेनरेशन. ठीक है, रीजेनरेशन, तो री मतलब अगेन एंड जेनरेशन मतलब अटेन करना या फिर हम कहें कि रिपेयर करना. ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि what is regeneration type of asexual reproduction? It is a type of asexual reproduction as well as method of repair of missing parts like hydra, sponges. If the organism has lost a part or cut it into 2 or more pieces, reverse cell of the body proliferate and form the missing part. तो ये क्या है, हमारा रीजेनरेशन है. ठीक है, फिर से तो इसमें एग्जाम्पल हमने ले लिया हाइड्रा, या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लानेरिया. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत इजीली रीजेनरेशन को समझ सकते हैं. री मीन्स अगेन, जेनरेट मीन्स टू बिगेस्ट. ठीक है, तो ये हो जाता है. अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, प्लानेरिया का. यहाँ पे इसके बॉडी को अगर यहाँ से पार्ट में डिवाइड हो गया तो फिर से ये पार्ट जो है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अब 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया तो लोअर पार्ट जो है वो अपर पार्ट को डेवलप करेगा, और जो अगर अपर पार्ट डिवाइड हुआ है तो वो नीचे के पोर्शन को डेवलप करेगा. तो ये है, ये एक तरीके का रिपेयर है. पार्ट रिपेयर करती है बॉडी, अपने आप को रीजनरेट करती है. जैसे कि देखा होगा घरों में बहुत कॉमन है छिपकली, उसकी पूंछ रीजनरेट होती है, रीजनरेशन हो जाता है उसमें. ठीक है, कट गई तो वापस से दोबारा से वो रिपेयर होकर के डेवलप हो जाती है. तो जस्ट लाइक दैट. ठीक है, इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा रीजनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, बर्डिंग. बर्डिंग क्या है? Budding is a mode of asexual reproduction in which a new individual develops from a specialized internal or external part of bud of the individual having one or more totipotent cell. टोटिपोटेंट सेल मीन्स रीजेनरेटिंग सेल, जिसमें कि सेल्फ डेवलपमेंट की एबिलिटी हो, खुद से वो रीजेनरेट हो सके, डेवलप हो सके, तो इसको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल. ठीक है, तो ये बर्डिंग इस तरीके का रिप्रोडक्शन है. ठीक है, बर्ड्स के थ्रू, एक्सटर्नल पार्ट्स में बर्ड्स के थ्रू जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है. अब बर्डिंग कैन ऑल्सो डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बर्डिंग. एक्सटर्नल
बर्डिंग एग्जाम्पल इज हाइड्रा। हाइड्रा जो है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिए बर्डिंग के थ्रू कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। पेरेंट बॉडी, ठीक, ये हमारी पेरेंट बॉडी है और पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी ग्रूव यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, अब ये ग्रूव्स यहाँ पर देखिए कि एक छोटा सा बर्ड के रूप में डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये बर्ड जो है थोड़ा टाइम और लेकर के क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या होगा कि यहाँ से ये पार्ट कट जाएगा और यहाँ से कट के ये अपने पेरेंट से अलग हो गया। पेरेंट से अलग होने के बाद क्या है, ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जा कर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा और वहाँ पर एक न्यू पेरेंट हाइड्रा का डेवलपमेंट करेगा, एक न्यू हाइड्रा का डेवलपमेंट करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक छोटा सा यहाँ पे बर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर ये बर्ड क्या है धीरे धीरे और डेवलप हो रही है और डेवलप करते करते एक ग्रोइंग बर्ड का फॉर्मेशन करती है विच इज़ आइडेंटिकल टू हाइड्रा। जिस तरीके से हाइड्रा है वैसा ही उसका बर्ड भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक मेच्योर बर्ड दिखाई दे रहा है, किसका है, ये हाइड्रा का मेच्योर बर्ड है। जस्ट इसकी बॉडी जैसी है, यहाँ पे बॉडी भी ऐसी दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जस्ट वैसा ही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये है एक मेच्योर बर्ड ऑफ हाइड्रा। अब यहाँ से जब मेच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो गया, अलग होकर के जाके किसी भी अदर सबस्टेशन से चिपक के अपना डेवलपमेंट फर्दर करेगा और फिर एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। अब फिर से ये जो नया प्लांट बना, जो ये नया हाइड्रा बना, ये नया हाइड्रा में फिर से इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। उसके बॉडी से कहीं से भी बर्डिंग हो सकती है और बर्डिंग के बाद उसमें वो बर्ड ग्रो करेगा, फिर मैच्योर बॉडी वो बनेगी, फिर हाइड्रा वहाँ से डॉटर हाइड्रा निकल जाएगा किसी सबस्टेशन से चिपके और ये इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, फिर इंटरनल बर्डिंग। ठीक है, तो इंटरनल बर्डिंग जो है इसका एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं क्या है, स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला को हम जब देखते हैं तो इसमें जो है इंटरनल बर्डिंग के थ्रू, और ये भी कह सकते हैं कि एक्सोजेनस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन या बर्डिंग रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड characters capable to forming new individuals developed inside the body of parent are, and they are internal birds, they are internal birds। यहाँ पर देखिए स्पॉन्जिला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ इंटरनल बर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो बर्ड्स हैं ये फर्दर क्या करेंगे कि रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थ्रू द इंटरनल रिप्रोडक्शन और थ्रू द एंडोजिनस दिस एंडोजिनसली क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको होप समझ में आ गई होंगी, इतनी सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसको अब समझना स्टार्ट करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो देख लें, वो समझ लें। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले ही जाना था, मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें रिपीड मल्टीप्लिकेशन होता है ना, रिपीड मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसमें अभी प्लाज्मोडियम में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, बहुत तेज़ी से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस क्या होगा, बनेंगे एक साथ। तो बहुत सारे, एक बार में बहुत सारे उसके आइडेंटिकल्स फॉर्म हो सकते हैं। देन देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, किसी भी तरीके का जेनेटिक मटीरियल में मिक्सिंग नहीं होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, मियोसिस डिवीज़न हो ही नहीं रहा, क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही है। तो जब इस तरीके की का कोई फिनोमेना हो नहीं रहा है तो फिर जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग कैसे होगा, है ना। सो देयर इज़
किसी भी तरीके का लिंकेज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। भाई जब मियोसिस डिवीज़न होगी तो मियोसिस डिवीज़न के ये सारे स्टेप्स होते हैं, पैकेट एंड स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर उसके बाद लिंकेज होगा, तब जाके वेरिएशंस आते हैं। तो जब ये हो ही नहीं रहा है तो फिर इस तरीके का कोई भी जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग या न्यू आइडेंटिकल्स फॉर्म नहीं होते हैं। इट हैज़ नो रोल इन इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशनरी रोल नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही इसका एडवांटेज है कि इट इज़ यूनिपेरेंटल है। तो जब ये यूनिपेरेंटल है तो इसको किसी भी मैटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन को मैटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत तेज़ रिप्रोडक्शन है का फॉर्म है, तो बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन होगा, तो ये भी इसका एक क्या है, एडवांटेज है। अब ये क्या है, इट हेल्प्स इन द क्विकर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यंग वंस। ये एक अच्छा पॉइंट है इसके एडवांटेज का, ठीक है। एंड यंग वंस आर जस्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ये भी क्या है, इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं है, और यही एडवांटेज बाद में इसका डिसएडवांटेज भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या चीज़, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सोमेटिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ और बड। अगर रूट से चाहे तो रूट से डेवलपमेंट हो जाए, लीफ से तो लीफ के पार्ट से डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। स्टेम से चाहे तो स्टेम से डेवलपमेंट हो जाए, है ना। तो ये सारे मोड्स क्या हैं, ये सारे मोड्स जो हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक नेचुरल मेथड भी है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। देखिए आईज़, पोटैटो में ये आईज़ हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये, और ये पार्ट डेवलप करके एक न्यू पोटैटो का प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप ये भी समझिए कि जो पोटैटो है इज़ कंसीडर्ड एज स्टेम नॉट एज सीड, ठीक है। तो इसको हम स्टेम की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक। और भी एग्जांपल्स देख लें। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कैसे हो सकता है, रनर्स के थ्रू हो सकता है, राइजोम्स के थ्रू हो सकता है, लीफ बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, लाइक ब्रायोफिल्म में जैसे होता है, और ट्यूबर्स के थ्रू हो सकता है जैसे पोटैटो में होता है, ऑफसेप्ट से हो सकता है, इकॉर्निया में जैसे होता है, बुलबिल से हो सकता है, अगेव में जैसे होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं क्या हैं, मेन्स हैं, ये सारे टाइप्स हैं, ये सारे हेल्पफुल फीचर्स हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हो सकता है, ठीक है। तो आपने मिंट में देखा होगा क्या है कि इसमें कुछ नैरो ग्रीन और हॉरिजेंटल ब्रांचेस दिखाई देती हैं, और ये ब्रांचेस जो हैं फर्दर डेवलप करेंगी और डेवलप करके मिंट का अलग अलग प्लांट्स फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और भी हो सकता है एग्जाम्पल, साइनोडॉन देखिए आप, दूब जो देखते हैं आसपास, उसमें भी रनर्स के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ऑक्सैलिस, सेंटेलिया, तो इन सब चीज़ों में क्या है, रनर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जिंजर में क्या होता है, राइजोम क्या करता है, राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो राइजोम दे आर perennial underground fleshy means stem which pauses bud from growth, ठीक
ठीक है। तो ये है हमारे राइजोम्स। लीफ बर्ड्स के थ्रू भी क्या हो सकता है रिप्रोडक्शन। लीफ पर छोटे छोटे नॉचेस हो सकते हैं, स्पेसिफिक एरियाज हो सकते हैं जिसपे कि छोटे छोटे लीव्स लगी होती हैं, जैसे ब्रायोफिलम हम देखते हैं घरों में, और वहाँ पर उस पार्ट को निकाल करके और हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्दर डेवलप कराएं तो एक नया ब्रायोफिलम के लीफ का डेवलपमेंट हो जाता है वहाँ से। तो ये लीफ बर्ड के थ्रू भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। देन बुलबुल्स, इनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे और ये बुलबुल्स होते क्या हैं, दे आर द अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट्स हैविंग फ्लेशी स्केल्स एंड इंटरनल बर्ड, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे अगेव है, इसमें इस तरीके का रिप्रोडक्शन, इस तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा पाया जाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हार्टिकल्चर या आर्टिफिशियल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है, बागवानी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को, तो ये रिप्रोडक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें और भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं अब ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, बुलबिल्स हैं, शकर्स हैं, रनर्स हैं। तो इन सब के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और भी चीज़ें हो सकती हैं लाइक कटिंग के थ्रू भी हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। फिर हम ज़्यादातर हम इसमें क्या करते हैं, पाइनएप्पल्स में जो है वो बुलबुल्स के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। और भी हम क्या कर सकते हैं, लीफ कटिंग के थ्रू कर सकते हैं, रूट कटिंग के थ्रू कर सकते हैं। रूट कटिंग्स में जैसे ब्लैकबेरी, रास्पबेरी और लेमन, टैमरिंड, इन सब में रूट कटिंग के थ्रू हम करते हैं रिप्रोडक्शन। स्टेम कटिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। लाइक बोगनविलिया, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेम कटिंग कराते हैं। टी में हम क्या कराते हैं, कॉफ़ी, ग्रेप्स, इन सब में हम क्या कराते हैं, स्टेम कटिंग के थ्रू कराते हैं, ठीक है। फिर हम लेयरिंग कर सकते हैं, लेयरिंग के थ्रू हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, गट लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये सारे हॉर्टिकल्चर में हम लोग इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके भी हो सकते हैं। लाइक अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स विद द रिड्यूस्ड पावर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली मल्टीप्लिकेट, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो आसानी से इसमें रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है, ठीक है। और दिस इज़ द क्विकर मेथड, ये बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन होने वाला मेथड है, ठीक है। जो सर्वाइवल रेट है एटलीस्ट 100% सर्वाइवल रेट है, 1-8% का नहीं कहा जा सकता, बट 100% सर्वाइवल रेट होता है इसका, ठीक है। एंड सुपीरियर वेरिएशंस विथ पुअर रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम जिनका पुअर है उनमें भी क्या हो सकता है, ये रिप्रोडक्शन इनके थ्रू कराया जा सकता है। एंड दे एल्ड यूनिफॉर्म quality as variations do not develop in the absence of gene recommendations। तो ये क्या हो सकते हैं, ये सारे सिग्निफिकेंस हैं किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो अब इसमें डीमेरिट्स में क्या देख सकते हैं, डिस्पर्सल इज़ नियरली एब्सेंट, ठीक है, डिस्पर्सल नहीं हो सकता है, और वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आर एब्सेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट है। अ डिजीज पेरेंट इन द पेरेंट प्लांट स्प्रेड टू ऑल द डॉटर्स, किसी में अगर कोई डिजीज़ है तो यहाँ पर वो फर्दर आगे से आगे जो भी जनरेशन्स आएंगी तो वहाँ पर ये क्या होगा कि आगे तक ये बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है,
जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि ज़ूस्पोर्स हैं, कोनिडिया है, बर्ड्स हैं, जेम्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में छोटे छोटे ज़ूस्पोर्स होते हैं, ये एक मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स इन विच फ्लैजिलाज आर प्रेजेंट, ठीक है। मोटाइल मीन्स कि उनको एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड होता है जनरली इस तरीके के स्पोर्ट्स को, ज़ू स्पोर्ट्स को, ठीक है। कोनिडिया, पेनिसिलियम का यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देखिए ऊपर छोटे छोटे जो हैं बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कोनिडिया। और ये भी क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि पेनिसिलियम में होता है, फंगस में, ठीक है। फिर बर्ड्स हैं, हाइड्रा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो हाइड्रा में क्या है, बर्डिंग होती है, बर्डिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, बर्ड्स आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जेम्यूल्स देखा हम लोगों ने, किसमें, स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जिला में, कि वहाँ पर जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जेम्यूल्स जो हैं वो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, either by the same individual or by the different individual of the opposite sex। सेम इंडिविजुअल से भी हो सकता है और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। दीज गैमेट्स फीज टू फॉर्म द जाइगोट विथ डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। गैमेट्स क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, और जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट जो है फर्दर रिप्रोडक्शन का स्टेप क्लियर करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक तो यही सबसे पहले समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पेरेंट्स की ज़रूरत है, मींस कि ये क्या है, बाई पेरेंटल है। तो यही एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ये क्या है, बाई पेरेंटल है। सेकंड, यहाँ पे ज़रूरत है क्या चीज़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद फिर यहाँ पर मियोसिस एंड माइटोसिस डिविजन्स की ज़रूरत होती है। तो अब मियोसिस क्या है, मियोसिस डिवीज़न में क्या होता है, फिक्स्ड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पीशीज़ मेंटेन करता है किसको, क्रोमोसोम नंबर को। डिफरेंट एनिमल्स में क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, फिक्स करता है। अलग अलग एनिमल्स में क्रोमोसोम नंबर को ये क्या करता है, फिक्स करता है। कौन, मियोसिस डिवीज़न के थ्रू ऑर्गेनिज्म के क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स रहने में हेल्प होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, हाउस फ्लाई में 6, रैट में 21, डॉग में 39 और रैट में 21, ठीक है। फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। ऑफिनोग्लासम में कितने होते हैं, 630, ठीक है। दैट मीन्स 1260 म्योसाइट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और एप्पल में 17 गैमेट्स होते हैं, राइस में 12 होते हैं, मीन्स 24 म्योसाइट्स, ठीक है। मेज़ में कितने होते हैं, 10 होते हैं। पोटैटो में 24 होते हैं, ओनियन में 16, ठीक है। तो ये
क्या करता है, मियोसिस डिवीज़न इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है, और ये मियोसिस डिवीज़न यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, तो ये भी एक स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस यहाँ पर अब नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। अब सॉरी, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजॉइड्स फॉर्म होंगे, oocytes फॉर्म होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम फिर इसमें पढ़ेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, जाइगोट्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फर्दर और भी फेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है मेरिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के यूनिफॉर्मिटी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। वेगर वाइटैलिटी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ टू इंडिविजुअल्स आर exactly similar. The difference help to recognize of individuals variations developed during sexual reproduction. तो जो वेरिएशंस हैं जो हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में, ये बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या है कि एक वेरिएशन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, और ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बॉडी में वेरिएशंस आते जाते हैं। तो ये सारे मेरिट्स हैं। अगर डीमेरिट्स देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो डीमेरिट्स भी क्या क्या हम देख सकते हैं। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत स्लो होता है, रिक्वायर्ड्स लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम चाहिए, पेरेंट्स दो चाहिए उसके लिए, बाई पेरेंटल है, ये भी एक तरह का डीमेरिट है। तो ये सारी क्या हैं, डीमेरिट्स हैं हमारे किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब फर्दर हम बात करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखते हैं तो कैसे, अब अलग अलग टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन हो रहा है या रिक्वायरमेंट है अलग अलग टाइम पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए एनुअल प्लांट्स हो सकते हैं एंड बाइनियल प्लांट्स हो सकते हैं। तो एनुअल प्लांट्स क्या हैं, द प्लांट्स विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन 1 year एंड देन डाई, लाइक पी, ठीक है। इसी वजह से मेंडल ने पी को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, सभी को मालूम है। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, मेंडेलियन लॉज हैं, तो आगे के चैप्टर्स में इसको हम आगे बताएंगे आपको। अगर पी क्या है, एनुअल प्लांट है, 1 year में अपना पूरा क्या करता है, लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। देन बाइनियल, द प्लांट्स विच कंप्लीट्स इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इन 2 years, 2 years में जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, लाइक ओनियन, ठीक है। पेरिनियल, द प्लांट दैट लाइव्स फॉर मोर देन 2 years, ठीक है, जैसे बनाना, मैंगो, ठीक है, बनाना 25 years, मैंगो, बनियान ट्री, ठीक है। तो ये सब क्या है, पेरिनियल। अब देखिए अनयूजुअल फिनोमेना ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ ऐसे भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो बहुत अनयूजुअल होते हैं, जैसे कि बैम्बो। तो क्या होता है, इस पे स्पेशस फ्लावर्स ओनली ऑन द इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 years, 50 से 100 साल में क्या होगा कि प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, और एक बार प्लांट में फ्लावर लगे, फ्रूट बने, और फिर ये बैम्बो क्या होता है, डाई करता है, मर जाता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। देन क्या है, स्ट्रोबिलेंथस, इसमें भी आफ्टर 12 years जो होता है फ्लावरिंग होती है, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या होता है कि ब्रीडिंग होती है, तो सीजनल ब्रीडर्स कुछ होते हैं कि सीजन्स में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर्स क्या हैं, दे रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक once in a year, frog, lizard, birds, deer, etc. ठीक है। देन कंटिन्यूस
ब्रीडर्स क्या होंगे, जैसे रैबिट है, माइस है, कैटल्स हैं, दे आर द कंटिन्यूस ब्रीडर. एनिमल्स कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी. तो ये हो गया हमारा क्या, कंटिन्यूस ब्रीडर. ठीक है, ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग. अब जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में. ठीक है, तो वो चेंजेस को हम किस तरीके से बाइफरकेट करते हैं. सो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर ऑयस्टर साइकिल्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो जो नॉन प्राइमेट्स हैं, तो नॉन प्राइमेट्स जो हैं, नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, ऑयस्टर साइकिल्स होते हैं. और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, होप आप लोगों ने 11th क्लास में प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स पढ़ा होगा, नहीं तो फिर इसकी एक लेक्चर वीडियो इस पर हम बना करके इस पर डाल देंगे. पूरा जो इवोल्यूशन का है, जो पूरा क्लासिफिकेशन का पोर्शन है, उसकी वीडियो हम इसमें अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप और इसका डिटेल ले लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको. कि अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को हम क्या करते हैं कि समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऑयस्टर साइकिल क्या है. ठीक है, जहाँ पर प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है. और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑयस्टर साइकिल, इट इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज दैट आर फाउंड इन द ओवरीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हॉर्मोन्स ऑफ फीमेल नॉन प्राइमेट मैमल्स. ठीक है, जो भी नॉन प्राइमेट्स हैं, काऊ है, शिप है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है. ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इनके फीमेल्स में अब बॉडी को तो प्रिपेयर होना है ना रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. इनके बॉडी में एक स्पेसिफिक चेंज होता है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, और उस चेंज के ड्यूरेशन में उसी वक्त ये क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए इनकी बॉडी तैयार रहती है. जैसे कि ऑयस्टर साइकिल ऑफ अ काउ 18 आवर्स, 18 घंटे होते हैं ऑयस्टर साइकिल किसका, काउ का. और उस वक्त अगर वो उसकी बॉडी बहुत हीटेड होती है, अगर उस वक्त वहाँ पर मेटिंग होता है तो रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ये सारा नॉन प्राइमेट्स में होता है. ठीक, और फिर प्राइमेट्स में क्या है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज दैट ऑकर्स इन ओवरीज ऑफ अ फीमेल. ठीक है, और इस ड्यूरेशन में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं. ठीक है, वहाँ एग का भी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, मंकी है, एप है, ह्यूमंस हैं. ठीक है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज तक चलता है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्यूबर्टी से हमारा जो कहाँ तक चलेगा, मीनोपॉज तक. ठीक है, अब मीनोपॉज का टाइम सबकी लाइफ में अलग अलग होता है, कभी कभी 45 के एज में, कभी कभी 50 के एज में, तो ये मीनोपॉज का टाइम होता है. प्यूबर्टी जो है हमारा 12 to 13 ईयर्स, 14 ईयर्स तक हमारा ये प्यूबर्टी का एज होता है. वहाँ से हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में वो स्टार्ट हो जाती है. इट्स अ पीरियोडिक साइकिल. ठीक है, एक टाइम पीरियड की साइकिल से 3 to 4 डेज या 5 डेज तक ये साइकिल कंटिन्यू रहती, चलती है. उसके बाद फिर ये बंद हो जाती है. बाद में फिर जब एग बनता है और ये फर्टाइल नहीं होता है, तो बाद में वो फिर रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद फिर से ये साइकिल चलती है. तो ये साइक्लिक प्रोसेस है. तो ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आते हैं, या जो कि इसमें पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय हमको दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. और इट्स अ प्रायर टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, pre-fertilization is a prior time of reproduction. then fertilization. ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन के बाद
फर्टिलाइजेशन से पहले के बाद जो होगा वो क्या है, हमारा फर्टिलाइजेशन का पीरियड है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं, होने हैं, डेवलपमेंट होना है, तो वो उसको कंसीडर करते हैं एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। ठीक है, चलिए प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड देख लेते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, देन गैमेट ट्रांसफर। ड्यूरिंग द प्री फर्टिलाइजेशंस two steps, two events are going on. First one is gametogenesis and second one is gamete transfer. ये दो चीज़ें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कंसीडर हम करते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस, gametos means gametes and genesis means production. So production of gametes is गैमेटोजेनेसिस। देन अब जब किसी भी गैमेट का प्रोडक्शन हो जाएगा तब उसका ट्रांसफ़र ज़रूरी है, तो इस वजह से यहाँ पे टू फेज़ है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद क्या होता है कि गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है। सो गैमेटोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड differentiation of haploid sex cells or gametes in sexually reproducing lower organisms like simple algae. The gametes are structurally and functionally similar, so they are called आइसोगैमेट्स। दे आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। अब देखिए यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उस तरीके से हम गैमेट्स को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट। एंड गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स बन रहे हैं वो किस तरीके के बन रहे हैं, आइडेंटिकल बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं या डिफरेंट बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिवाइड दिस गैमेट्स। तो अब गैमेट्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। ठीक है, तो जो आइसोगैमेट्स हैं, द टू गैमेट्स सिमिलर इन अपीयरेंस कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ आइसोगैमेट और होमोगैमेट में। ठीक है, जैसे कि आप किस में देख सकते हैं, क्लैडोफोरा। क्लैडोफ्लोरा में जो है हमारा किस तरीके का हो रहा है, आइसोगैमेट्स। इसके मेल और फीमेल गैमेट्स को आप अलग से देख नहीं सकते, बता नहीं सकते कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। ठीक है, फिर हेटेरोगैमेट्स और एनाइसोगैमल, तो इसमें क्या है, टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स, चाहे वो शेप में, साइज में किसी भी तरीके से डिफ़र करें, कुछ न कुछ उनमें डिफरेंस होगा जिसके थ्रू हम उनको आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, हेटेरोगैमेट्स हैं। और भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट तो यही हो सकता है, फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर in the isogametes and fusing gametes are dissimilar in the anisogametes और heterogametes। ठीक है, फिर both the gametes are equally active। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दोनों gametes होंगे वो equally active होंगे। एंड anisogametes में मेल gametes generally active होगा। ठीक है, फिर एनाइसोगैमेट्स में क्या होगा कि डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ स्टोर्ड मटेरियल। स्टोर्ड मटेरियल मीन्स उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का कोई कैरेक्टरिस्टिक हमको एनाइसोगैमेट्स में नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब आइसोगैमेट्स जो हैं बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, एंड एनाइसोगैमी हमको क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल में भी दिखाई देगा और हमारा एक्वेटिक में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो एनाइसोगैमी एक्वेटिक में भी हमको दिख सकता है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में भी हमको हेटेरोगैमी और एनाइसोगैमी हम इसको देख सकते हैं। देन बोथ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल नंबर्स। दोनों जो गैमेट्स हैं वो इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर क्या हो सकता है, एनाइसोगैमस में द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स। तो एनाइसोगैमी या हेटेरोगैमी में क्या हो सकता है कि मेल गैमेट्स ज़्यादा नंबर्स में
प्रोड्यूस हो सकते हैं और फीमेल गैमेट्स नंबर में कम प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक, अब मेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म्स बोल सकते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या है, होमोथैलिक और मोनोसियस, हेटेरोथैलिक और डायोसियस। तो अब देखिए मोनोसियस और डायोसियस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मोनोसियस किसको कह सकते हैं, दिस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब बाईसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट। ठीक है, बाईसेक्सुअल कंडीशन को शो करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, मोनोसियस। एंड हेटेरोथैलिक टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशंस ऑफ प्लांट्स। ये डायोसियस में क्या होगा कि 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, और मोनोसियस में क्या होगा कि एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल्स के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, जैसे हमने देखा है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या है, मोनोसियस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि इसकी बॉडी में मेल एंड फीमेल पार्ट्स स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, हेर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बाईसेक्सुअल और हार्मोफ्रोडाइट एनिमल अर्थवॉर्म यहाँ पर देखिए दिया है, जो कि क्या है, बाईसेक्सुअल है। ठीक है, मेल एंड फीमेल इसी पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसको हार्मोफ्रोडाइट भी बोला जाता है, हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा है कॉकरोच, यूनिसेक्सुअल एनिमल है कॉकरोच। ठीक है, फिर क्या है, कारा, देखिए कारा है हमारा मोनोसियस है, मेल एंड फीमेल दोनों इसी पे हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कारा में हमको एक ही प्लांट बॉडी पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ भी हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स में किस तरीके से डाइवर्सिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज़ मोटाइल वेयर एज फीमेल इज़ स्टेशनरी। ठीक है, ज़्यादातर जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, फ्यू फंगीज एंड एल्गीज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होंगे, दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, अ मीडियम इज रिक्वायर्ड थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव करें, उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत हो सकती है। तो मीडियम के लिए वाटर ले सकते हैं, और भी मीडियम्स हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, तो कुछ भी मीडियम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनको किसकी ज़रूरत होती है, ये जो हैं वाटर के थ्रू, वाटर को अपना मीडियम बनाते हैं और उसके थ्रू इनके गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है, जिस वजह से इसमें इनके स्पोर्स में क्या होते हैं, फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है मूव करने के लिए। ठीक है, देन to compensate loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced in several and thousands time the number of female gametes. ठीक है, बहुत सारे मेल गैमेट्स, पहले बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेल गैमेट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और फीमेल गैमेट्स कम बनते हैं, है ना। तो क्योंकि मेल को फीमेल तक रीच करना होता है और वहाँ पर वो डिसअपेयर भी हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, उनके नंबर को मेंटेन रखने के लिए, उनके नंबर वो ज़्यादा नंबर्स में क्या होते हैं,
क्या होंगे कि प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरीके से अब गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। अब अगर हम प्लांट्स में देखें कि गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो एक मीडियम ये बनता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू क्या हो सकता है कि गैमेट का ट्रांसफ़र हो सकता है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जो रीचमेंट है, पहुंचना है, वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे पॉलन ग्रेन्स, अंदर एंथर्स होंगे, यहाँ से पॉलेंस। ठीक है, और यहाँ स्टिग्मा तक जब पहुँच गया तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब यहाँ पर किसी भी मीडियम की ज़रूरत हो सकती है। विंड भी एक मीडियम हो सकता है, इंसेक्ट भी एक मीडियम हो सकता है, तो हम इसको कहते हैं पॉलिनेटर। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पर बी हो सकती है, कोई भी बटरफ्लाई हो सकती है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन को फर्दर हम क्या कर सकते हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि पॉलिनेशन भी 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो 2 तरीके के पॉलिनेशन में क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारा 2 तरीके का पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब सेम तरह के प्लांट्स अपने ही फ्लावर्स पे पॉलिनेट करके और फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे तो सेल्फ पॉलिनेशन। और 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के अगर प्लांट्स हैं और वो उनके जो स्टमन्स हैं वो या उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आए और फिर फर्दर जो डेवलपमेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये 2 तरीके का पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फिर यहाँ पर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट, रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट्स नियर द ओवरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलिनेटर के थ्रू स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। इस स्टिग्मा पर क्या होगा कि अब यहाँ पे ये पॉलन्स अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। और जब पॉलन ट्यूब ये फॉर्म कर लेंगे, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब जो है इस ओव्यूल यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, और इस यहाँ पर आने के बाद जो है ये प्रोसेस जो है गैमेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ पर? ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स हैं। ओवरी में क्या है? ओव्यूल्स हैं। तो ओव्यूल्स तक क्या हो जाएगा? गैमेट्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रोसेस तक पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? पहला पॉलिनेशन, फिर क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा, फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये यहाँ तक की चीज़ें पॉलिनेशन तक समझ में आई होगी। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।